पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर के सभी पार्ट पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है वो पास्ट के सभी पार्ट पढ़ चुके हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ना है पार्ट 11। पहचान में क्या पढ़ेंगे? हर टेंस में वही पहचान पढ़ते हैं जो इसकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती है। तो इस टेंस की फ्यूचर इंडिफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? विल या शैल। विल या शैल इसकी एक पहचान हो गई। इसके बाद हमको पढ़ना है एमबी। इसमें एमबी कौन सी आती है? एमबी आती है फर्स्ट। ठीक, तो आपकी पहचान यही बनेगी कि इस टेंस के वाक्यों में विल या शैल के साथ एमबी फर्स्ट का प्रयोग होता है या आता है। ठीक, इसकी पहचान लिखेंगे। इस टेंस के वाक्यों में विल या शैल के साथ एमबी फर्स्ट आती है। ये आपकी पहचान हो गई। इसके बाद आएगा आपकी सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख देते हैं एचबी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? कहते हैं अगले टेंस की सहायक क्रिया। तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, इन तीनों इंडिफिनिट में अगले वाले टेंस की सहायक क्रिया थी। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंसों में आगे वाली सहायक क्रिया आ जाती है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अगला टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया रखनी होगी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल, बी और शैल बी। जी आपकी सहायक क्रिया होगी विल बी, शैल बी। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं मुख्य क्रिया। क्या पढ़ते हैं? मुख्य क्रिया एमबी, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया में शॉर्ट में लिख देते हैं मेन वर्ब को एमबी। इसमें हमने बताया था कि फ्यूचर के सभी टेंसों में एमबी थर्ड आनी है, हमेशा एमबी थर्ड आनी है। तो एमबी कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक, हमेशा आएगी ये। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं एक नियम। एक ही नियम पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे तो एक ही नियम में पढ़ते आ रहे, बस उसको आगे पीछे चेंज कर देते हैं, कहीं नॉट कहीं सहायक क्रिया कुछ कर देते हैं। तो इसमें से कॉमन नियम क्या होता है? तो कॉमन नियम आपका होता है जो, वो क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, अर्थात इसको आगे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद एच बी, फिर आती है एम बी। हमें पता है कि हमेशा थर्ड आनी चाहिए जौन सा टेंस रहे। इसके बाद ओ डब्ल्यू, इसके बाद आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, यही आपका कॉमन नियम है, हर टेंस में लगभग हमने बताया। इसके बाद आपका पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में भी एक ही नियम, जो ये नियम लिखा है यही नियम यहाँ लिख दें, सिर्फ हम इस एच बी को ओपन करके रख दें तो वो क्या बन जाएगा? सिंपल टेंस का नियम। ठीक, सिंपल सेंटेंस का नियम बन जाएगा। तो आपका रूल क्या बनेगा? रूल बनेगा कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट लिखा है कॉमन नियम में तो हमने लिख दिया। इसके बाद लिखा है एच बी, तो एच बी हमें पता है कि जे है, तो एच बी कौन सी लिखी है? विल बी या शैल बी। ठीक, जे आपकी एच बी हो गई। इसके बाद कहता है नियम एम बी थर्ड, तो एम बी थर्ड तो आनी है हमेशा, तो एम बी थर्ड लगा दी। ठीक, इसके बाद कह रहा अदर वर्ड बात में होगा तो लिखेंगे, नहीं तो इसके आगे छोड़ देंगे। ठीक, अब कह रहा बाई प्लस सब्जेक्ट, तो हम लगा देंगे बाई प्लस सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक, आया समझ में? तो इसका वाक्य लिखेंगे
ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, ठीक। वह, ही मीन्स वह, हेल्प सहायता, मी मीन्स मुझे, ठीक। तो इसमें हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया था ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद, ठीक। तो हमें मुख्य क्रिया ढूंढनी है, तो मुख्य क्रिया कहाँ मिलेगी, सहायक क्रिया के बाद। तो सहायक क्रिया ये है विल और यह आपकी मुख्य क्रिया, ठीक। इसके तुरंत बाद जो लिखा है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसे हमें आगे लाना है। तो आपका मी आपका क्या लिखा है, मी आपका लिखा ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। हमें इसका बनाना संबंध, सब्जेक्ट मतलब कर्ता कारक। तो मी का कर्ता कारक आई होता है, तो हम यहाँ क्या लाएंगे, आई, ठीक। अब आई और आई के साथ क्या लगाते हैं, विल या सेल, सेल। किसके साथ सेल और किसके साथ विल लगाते हैं ये भी देख लो। आई और वी, WE के साथ सेल लगाते हैं और शेष सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल, ठीक। इसमें भी कुछ कंडीशन होती है कि आई और बी के साथ भी कभी कभार विल आता है। कब आता है, जब दृढ़ता की बात हो, ठीक। दृढ़ता की बात हो तो उसे हम यहाँ बी लगाएंगे और इसको उल्टा कर देते हैं, जस्ट अपोजिट। जब दृढ़ता मतलब एक दृढ़ संकल्प वाली बात हो, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल, तो लगा देंगे सेल। इसके आगे कह रहा बी, तो हम लगा देंगे सेल बी। फिर कह रहा MB थर्ड, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, तो हम क्या लगाएंगे, हेल्प्ड। इसके बाद अदर वर्ड, वाक्य में मी के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, तो अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ दो। बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही आपका कर्ता कारक है, सब्जेक्टिव केस है, हमें इसका बनाना ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यहाँ क्या रखेंगे, बाई के साथ हिम। यदि यहाँ हम ही रख देंगे तो यहाँ आई है, तो आई आपका क्या कर्ता कारक है, सब्जेक्ट है। यदि यहाँ ही रखा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एक वाक्य में एक सहायक क्रिया के साथ, एक वाक्य में एक सहायक क्रिया के साथ एक ही कर्ता आता है। एक सहायक क्रिया के साथ दो भिन्न भिन्न कर्ता नहीं आते, ठीक। जी आपको क्यों नहीं आते, जी आपको आगे इंटर में मिलेगा पढ़ने को, ठीक। जी आपका वाक्य कंप्लीट हुआ, क्लियर। इसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस और इस सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में भी थोड़ा ही अंतर होता है। क्या अंतर होता है, नॉट का। नॉट कहां लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसमें देखिए सहायक क्रिया हमें विल बी या शैल बी लगानी है। विल बी या शैल बी के साथ, विल बी या शैल बी के साथ हमने बताया कहाँ विल बी के साथ क्या, कौन से कर्ता के साथ विल बी लगाना, कौन से के साथ शैल बी। अब हमें इसमें लगाना है नॉट। क्या लगाना है, नॉट, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। जब नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो इसमें दो टुकड़े दिख रहे हैं, इसमें भी दो टुकड़े दिख रहे हैं, सहायक क्रिया के दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो आपको विल और बी के बीच में और सेल और बी के बीच में नॉट लगाना है। विल और सेल के कहने का मतलब है विल और सेल के बाद नॉट, इसके बाद आपका बी आएगा, ठीक, क्लियर। देखो इसका नियम क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस क्या आएगा, बी, ठीक। इस बी के बाद आपका सेम नियम रहता है। क्या नियम रहता है, बी के बाद रहता है एम बी थर्ड, अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक। इसके बाद देखते हैं वाक्य किसमें, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे आई शैल नॉट हेल्प यू,
आई शैल नॉट हेल्प यू। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। अब देखेंगे इसे हमें नियम को देख के बनाना। किसे देख के? नियम को। तो नियम कह रहा है भैया ऑब्जेक्ट लाइए आप पहले, तो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा जी। आप अब यहाँ कहो कि ये करता है या ऑब्जेक्ट कर्म है, करता है या कर्म है। तो यदि इसके बाद कोई सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया दी होती, इसके यू के बाद यदि कोई सहायक क्रिया एच बी या एम बी दी होती, एच बी या एम बी दी गई होती, तो दिया गया यू आपका कर्ता होता अर्थात सब्जेक्ट होता। इसके बाद ना हमें कोई सहायक क्रिया दी है ना कोई मुख्य क्रिया दी है, तो आपका ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, यू क्यों ऐसे, इससे क्यों ऐसा होता है कि हम इसे नहीं पहचान पाते? क्योंकि यू आपका कर्ता कारक होता है और यू ही आपका कर्म कारक होता है, इसीलिए इसमें भ्रमित होते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ कहाँ ये कर्ता होगा कहाँ ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका यू ऑब्जेक्ट है, यू आपका ज्यों का त्यों आएगा। ठीक, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, तो यू आपका ज्यों का त्यों। अब यू के साथ क्या लगाएंगे? विल बी या शैल बी। तो यहां देखिए आई और बी के साथ शैल लगाना है, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल। तो यहाँ यू है, ना कि आई और ना ही बी, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? विल। अब वो कह रहा है नॉट लगाना है, नॉट वाक्य में दिया है तो नॉट लगा दो। ठीक, इसके बाद कह रहा है एम बी, ओ सॉरी बी ए, बीई बी, तो हम लगाएंगे बी। फिर कह रहा है एम बी थर्ड, तो फिर से देखो एम बी कौन सी है? हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड है। ठीक है, तो आपकी हेल्प आ जाएगी, हेल्प्ड। ठीक, अदर वर्ड वाक्य में इसके बाद कुछ नहीं दिया, अदर वर्ड नहीं है। बाई प्लस सब्जेक्ट, चलो बाई रख दिया। अब यहां देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका दिया आई, क्या दिया? आई। अब आई का कर्ता कारक है, अब आई का कर्म कारक क्या हुआ? अर्थात ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? मी। तो यहाँ बी के वाई के साथ, वाई के साथ क्या आएगा? मी। वाक्य आपका कंप्लीट। क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सी वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक वाक्य होंगे तो उसमें क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न। और जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक चिन्ह आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, कहाँ आएगा? वाक्य बनने के अंत में, जहां आपको वाक्य में मिलेगा वहीं लगाएंगे। ठीक, तो इसका नियम क्या बनता है? प्रश्नवाचक वाक्य तो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या शब्द लगा के आएंगे, यही पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या शब्द की मीनिंग नहीं आती, यहाँ क्या शब्द की मीनिंग नहीं आती, इसके स्थान पर हम इसकी सहायक क्रिया होती है जो, वो लगा देते हैं। ठीक, तो इसकी सहायक क्रिया क्या है? टेंस की विल या शैल। इस टेंस की, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर इंडिफिनिट की, ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर इंडिफिनिट की सहायक क्रिया होती है विल या शैल, तो इस टेंस की लगाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आ गया ऑब्जेक्ट, क्या बचा? अब इसकी सहायक क्रिया देखो जो लगानी है, बी बचा एक टुकड़ा, तो इसका बी यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट के बाद। इसके बाद एम बी थर्ड, अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य है विल ही हेल्प यू, विल ही हेल्प यू, विल ही हेल्प यू। तो विल ही हेल्प यू में आपको सबसे पहले नियम देखना है। इस वाक्य में नियम कह रहा पहले सहायक क्रिया लगाइए, तो हम यहाँ देखेंगे सहायक क्रिया क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका यू दिया, यू के साथ क्या आना है? विल। तो हमें यहाँ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे।
ठीक, अब हमें ऑब्जेक्ट रखना है तो यू आएगा जो हम कहते हैं। इसके बाद बी रखना है, बी रख दिया। इसके बाद कह रहा है एम बी थर्ड, तो हेल्प में ईडी लगा दो तो एम बी थर्ड बन गई हेल्प। ठीक, इसके बाद ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू वाक्य में नहीं है, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई सब्जेक्ट आपका ही दिया है, ही का कर्म कारक क्या होता है, हिम। क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखो हमें 79% ऐसी वर्ब मिलती हैं, हमें 79% ऐसी वर्ब मिलती हैं जिनके पीछे यदि हम ईडी लगा दें तो वो थर्ड रूप बना लेंगे। ठीक, यदि 97% हमें ऐसी वर्ब मिलती हैं जिनके पीछे यदि हम ईडी लगा दें तो वो आपकी थर्ड रूप में बना लेंगे। अब हमें 3% वर्ब ऐसी मिलती हैं जिसमें से कुछ वर्ब, लगभग 1-1.5% वर्ब में हमें सेम मिलती है तीनों, जैसे रीड रीड रीड, कट कट कट। ठीक, तो इनमें 1.5% ऐसी मिल जाती हैं कि जो सेम होती हैं, बिल्कुल एक समान तीनों, और 1.5% में ऐसी रहती हैं जिनकी तीनों वर्ब अलग अलग होती हैं। तो हमें ऐसी वर्ब याद कर लेंगे किताब से तो हमें ये तो अपने मन से याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें 3% याद कर लेंगे, वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी कि किसका कौन सा रूप क्या होता है। ठीक, तो यही एक वर्ब में कुछ 97% मतलब 97% आपको वर्ब ऐसी मिलेगी कि आपकी थर्ड रूप में ईडी भर लगानी पड़ेगी। कई किताबों में, अब नई किताबें आती हैं तो उसमें लर्न होती है, लर्न में भी ईडी लग के आने लगा। पहले लर्न होती, एंटी एंटी लगता पीछे, अब उन्हें ईडी लगा के देने लगे, उसमें भी ईडी। ठीक, तो इसके बाद आपको पढ़ना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के साथ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब नॉट भी होगा और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा। कहाँ होगा ये वाक्य के लास्ट में। ठीक, ठीक है, तो यहां देखिए इसका क्या नियम बनेगा, तो नियम वही रहेगा जो इंटेरोगेटिव था, अब यहां नेगेटिव कह रहा हो तो हमें सिर्फ नॉट लगाना है। ठीक, जब नॉट लगाना है तो किसके बाद लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद, ना कि सहायक क्रिया के बाद। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद आप बी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नियम आपका सेम है। ठीक, वाक्य देखिए, बिल यू रीड, will you not read a book, question mark, will you not read a book, question mark। आपका वाक्य मिल गया ये, तो हमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले नियम को देखते हुए बनाएंगे। तो नियम कह रहा पहले सहायक क्रिया, क्या कह रहा, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है, टेंस की, विल या सेल लगानी है, तो हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट को, एक वचन है और फिर ना आई है ना ही बी है, तो हम क्या लगाएंगे, विल। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट ए बुक, नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, एम बी थर्ड लगाएंगे। अब देखो रीड क्या है आपकी, एक सी रहना है, अब इसे ना कहना कि ये थर्ड है, सहायक क्रिया दी है इसमें तो आपकी फर्स्ट है, अदर वर्ड नहीं दिया, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई यू। क्लियर। इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नियम मतलब डबल, दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आता, प्रश्नवाचक वर्ड आता, शब्द आता, ठीक। तो वही हम आगे रखेंगे QW, ठीक है। इसके बाद क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया, क्योंकि इंटेरोगेटिव बचता बिल सेल। इसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद बी। इसके बाद बी के बाद HB के बाद आपका HB तक हो गया। अब इसके बाद बचता है MB से, तो MB से लेके हम सेम लगा देंगे, थर्ड फॉर्म OW बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क, ठीक। वाक्य लिखेंगे, वाई विल ही किल यू। वाई विल why will you, why will he kill you, he kill। तो इसमें देखिए आपका वाक्य लिखा why will he kill you, वह तुम्हें क्यों मार देगा, ठीक। तो यहां हमें कह रहा वाक्य नियम कह रहा QW ही आगे लाओ, तो QW आपका आगे ही मिलेगा इंग्लिश वाक्यों में, तो हमें इसको ज्यों का त्यों लिखना है वाई, ठीक। इसके बाद हमें यू लाना है आगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को देख के सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया यू ऑब्जेक्ट है, तो आपका क्या आएगा? बिल। यू बी MB किल की थर्ड फॉर्म ED लगा दो, अदर वर्ड नहीं है, वाई प्लस सब्जेक्ट, वाई सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट बना दो हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक। तो वहीं जाए ना, ठीक, क्लियर। इसके बाद यहां तक क्लियर हुआ है। इसके बाद पढ़ेंगे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दोहरे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बी से लेके लास्ट तक सेम रहेगा। विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, बी के बाद MB थर्ड, अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो वाक्य लिखेंगे वाई विल, लिखाइए जो कहते हैं, वाई विल नॉट, वाई विल यू नॉट टीच इंग्लिश, क्वेश्चन, ठीक। वाई विल यू नॉट टीच इंग्लिश, यस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आया। इसे बनाना है, तो नियम क्या कह रहा है? जो नियम का है वही करना। नियम कह रहा पहले सबसे पहले लगाइए सहायक क्रिया, उससे पहले हमें डबल पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले हमें जो मिले QW क्वेश्चन वर्ड, उसे रखना है, तो उसे तो हम ज्यों का त्यों रख देंगे क्योंकि वो आगे ही मिलने वाला है। चलिए, अब सहायक क्रिया रखनी है, तो किसे देख के रखेंगे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ भी बिल आएगा। अब ऑब्जेक्ट रखना है तो आ जाएगा इंग्लिश, लगाना है नॉट, फिर क्या लगाना? बी। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, ठीक। अदर वर्ड नहीं है, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है, यहां ऑब्जेक्ट बनेगा बाई यू, ठीक।
इसके बाद एक और बचता है, वीडियोग्राफी नहीं करनी आती। लास्ट नियम बचता है आपका हु का नियम। किसका नियम? हु का नियम। इसमें क्या होता है, यदि वाक्य हु से शुरू हो तो, यदि वाक्य हु से शुरू हो तो, जब हु से शुरू होगा तो जब एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा तो इसमें ये काम करेगा कर्ता और क्वेश्चन मार्क दोनों का, क्वेश्चन वर्ड दोनों का। ठीक, तो इसे बदल देंगे सबसे पहले बाय हूं में, हु को क्या में बदल देंगे? बाय हूं में। ठीक, इसके बाद लगाएंगे विल या सेल। फिर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देख के ही हम लगाएंगे क्या विल आएगा या फिर सेल। इसके ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका बी, बी के बाद एम बी थर्ड, क्योंकि मेन वर्ब तक हो गया, वो एच बी तक हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां तक हो गया। अदर वर्ब, अब यहां कह रहा बाई प्लस सब्जेक्ट, कॉमन नियम, तो बाई प्लस सब्जेक्ट आपका यही रख गया। ठीक, और यही आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, तो इसे क्या बनाएंगे? वाक्य को लिखा है हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, तो इसे बनाएंगे, हु को बदल देंगे काय में? बाई हूं में। अब हमें लगाना विल या सेल, तो यू को देख के लगाएंगे, तो यू आपका क्या आएगा? यू के साथ विल। ठीक, विल आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट यू, बी, एम बी थर्ड, एम बी थर्ड क्या है? आपकी हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म में हेल्प में ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक, अब क्या बचा वाक्य में? अदर वर्ड नहीं दिया, यही वाक्य आपका कंप्लीट। क्लियर हुआ? ओके, कल मिलते हैं अगले वीडियो में।